पेपर है ये नवंबर 17 पेपर 1 क्वेश्चन 40 स्टार्ट करेंगे आज। रीजन बीइंग अभी मैंने बताया कि हम आखिर के कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज अभी तक हमने सही से देखे नहीं है रियली करते वक्त, तो क्वेश्चन 40 से स्टार्ट कर रहे हैं वाला पेपर। अच्छा, इसमें कह रहे थे डायग्राम शोज द रिपीट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर है ये एडिशन पॉलीमर है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बना होगा। क्या पहचान है एडिशन पॉलीमर की? देखो, एडिशन पॉलीमर की पहचान ये है कि उसमें हमेशा कार्बन कार्बन चेन में कंटिन्यूटी बॉन्ड बन रहा होगा इस तरह से, और जिन जो कार्बन के साथ ये कंटिन्यूटी बॉन्ड बना हुआ है, जो ब्रैकेट से बाहर बॉन्ड आ रहे हैं ना, इसको कंटिन्यूटी बॉन्ड्स कहते हैं। तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर लगा दोगे तो ये वापस अपना मोनोमर बच जाएगा। बाकी सारी चीजें आप ऐसे ही रखो इसमें। तो ये वाले मोनोमर से बना हुआ है। पॉलीमराइजेशन तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब इसका जो मोनोमर है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। देखो, अब सी में जो चीज लिखी हुई है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, सी में तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में कर दिया, ये गलत हो गया। ए जो है वो हमारा वाला ही मोनोमर है, बस उन्होंने करा क्या है कि जो CH2CH3 जो था ना, उन्होंने कंडेंस करके एक साथ मिला के लिख दिया। तो CH2CH3 को उन्होंने एक साथ मिला के लिख दिया, जो कि C2H5 लिखेंगे फिर। इससे इसका आंसर हो गया ए। सही है, बात समझ आ गई? क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। कह रहा है विच कंपाउंड हैज अ पीएच ऑफ लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिडिक है। तो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एसिडिक होगा। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप देखो ये होता है C डबल बॉन्ड O O और फिर H आता है आखिर में। दिस इज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये जो बने हुए हैं ना, A में C फिर डबल बॉन्ड O और उसके बाद C आ रहा है, तो ये एस्टर है, कार्बोक्सिलिक नहीं है। इसी तरह B भी जो है ना वो एस्टर है, और D जो है वो भी एस्टर है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ये है COOH C। ठीक है, और ये कौन सा एसिड है? एक कार्बन वाला एसिड है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मिथानोइक एसिड। चलें आगे। क्या हो गया आजमी? किसका डी कह रहे हो आंसर? समझ आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन 38, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? एस्टर का नेम कैसे देते हैं? जो एस्टर जिस अल्कोहल से बना हुआ होता है उसके नाम के साथ वायल आ जाता है, और जिस एसिड से बना हुआ होता है उसके नाम के साथ वेट आ जाता है। अब एस्टर का स्ट्रक्चर देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एसिड से ये बना हुआ है? तो देखो, ये जो एस्टर लिंकेज है ना COO, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसके पीछे वाली चीज जितनी भी होती है ना, ये एसिड से आ रही होती है, और ये जो आगे वाली चीज होती है ये अल्कोहल से आ रही होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है उसके साथ आगे वाली चीज अल्कोहल से आती है। तो अल्कोहल 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है जो कि है प्रोपानॉल, और जो एसिड है वो एक कार्बन वाला एसिड है जो कि मिथानोइक एसिड है। तो इसके नाम कैसे देंगे? अल्कोहल के नाम के साथ आ जाएगा वायल, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा प्रोपाइल, और एसिड बन जाएगा मिथानोएट। तो दिस इज प्रोपाइल मिथानोएट। ठीक है, डी इसका आंसर है। 40 का आंसर आजमी पूछ रहे हो या दोबारा समझाओ, या क्या समझ आ गया 40? ओके। 37 क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल कंटेन स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेसेस बाय व्हिच इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इथीन एंड फ्रॉम ग्लूकोज। इथीन से जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें हम उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन, जिसमें हम स्टीम ऐड करवाते हैं। C2H4 में स्टीम ऐड करवाते हैं तो इथेनॉल बनता है C2H5O, जो इंडस्ट्री में हम रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक H3PO4, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं यूजुअली इस काम के लिए। ठीक है, और वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ही बन जाता है। ठीक, और 350 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है।
और जो ग्लूकोज से हम इथेनॉल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें हम ईस्ट यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। फर्मेंटेशन की भी कंडीशन याद रखना, कैटलिस्ट जो होता है वो ईस्ट होता है इसमें, और टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पीएच जो होता है वो न्यूट्रल रखते हैं 7, और एक्वस कंडीशंस पानी के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं। और फिर जो इथेनॉल बनता है उसको फाइनली सेपरेट आउट कैसे कराते हैं, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सवाल इसके अक्सर एमसीक्यूज में वो पूछ रहा होता है इन सारी चीजों के। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फ्रॉम इथीन रिएक्शन इज फास्टर एट 300 डिग्री सेल्सियस देन एट 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, रिएक्शन इज फास्टर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो जो फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन है ना उसको हम 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके नहीं जाते। उसका मसला ये है कि अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ईस्ट है ना वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो डिनेचर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर लोगे ना इसमें तो रिएक्शन का रेट फास्टर नहीं होगा, एंजाइम जो है ना वो डिनेचर हो जाएगा, तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा फिर। तो ये बात देखना ग्लूकोज के लिए कि रिएक्शन इज फास्टर, तो रिएक्शन होगा ही नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे, फास्टर तो दूर की बात है। सही है, तो वन स्टेटमेंट तो नहीं है सही। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोड्यूसेस प्योर इथेनॉल। तो इथीन से हम लोग प्योर इथेनॉल, इथीन से सिर्फ इथेनॉल ही बन सकता है जब उसमें स्टीम ऐड करवाते हैं, तो ये वाली बात इस चीज के लिए तो सही है। ग्लूकोज में प्रोड्यूसेस अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि ये काम हम पानी में करवा रहे थे, एक्वस कंडीशंस ली थी ना, तो जो इथेनॉल बनेगा वो पानी में डिजोल्व होगा, अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो एक्वस इथेनॉल बनेगा। उसको फर्दर ऑन हम सेपरेट जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करवाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है अक्सर वो। बहरहाल जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी सही है, तो दोनों के लिए सही है। स्टेटमेंट 3 है यूजेस अ कैटलिस्ट इथीन से जब हम बनाते हैं इथेनॉल तो हम फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जब ग्लूकोज से बनाते हैं तो हम ईस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो दोनों में कैटलिस्ट यूज होता है, ये बात भी सही है। इथीन से जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो स्टीम यूज करते हैं, ये बात मैंने अभी बताई, तो ये सही है। और जब फर्मेंटेशन में जब हम ग्लूकोज से इथेनॉल बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम उसको ना लाइम वाटर से पास करवा देते हैं ताकि लाइम वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो ये बात भी सही है। तो 4 भी सही है, तो 2, 3 एंड 4 तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है। 1 क्यों गलत है वो मैंने बता दिया कि ग्लूकोज से इथेनॉल बना रहे हो अगर फर्मेंटेशन के थ्रू, तो यू कैन नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन में कह रहा है विच रो करेक्टली डिस्क्राइब एल्कीन्स। एल्कीन्स हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्कीन्स में जो रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं मार्जरीन मेकिंग के लिए, एडिशन ऑफ ब्रोमीन कराते हैं, जो टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी है जिसमें ब्रोमीन डिकलराइज हो जाती है। ठीक है, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में आप एल्कीन में एडिशन ऑफ स्टीम करवा रहे थे इथेनॉल बनाने के लिए, तो एल्कीन में आप जब स्टीम ऐड कराते हो तो अल्कोहल बन जाता है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जनरल फॉर्मूला एल्कीन का, जो जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है CnH2n है, और ये कह रहा है कि जब आपने उसको एक्वस ब्रोमीन डाला है तो ब्रोमीन जो है वो एल्कीन के साथ, इथीन अगर याद करो हमने इथीन में जब ब्रोमीन डाली थी, ब्रोमीन वाटर एक्वस ब्रोमीन, तो क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है, और जो दो कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है उसके साथ दो ब्रोमीन एटम लग जाएंगे, ये मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। इसका कलर होता है रेड ब्राउन या ऑरेंज, और जब ये खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट कलर भी खत्म हो जाएगा, तो डीकलराइज हो जाता है। तो एक्वस ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड। एल्कीन का टेस्ट फॉर एल्कीन्स है बेसिकली ये, जो डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, हाइड्रेशन में प्योर इथेनॉल प्रोड्यूस्ड होता है, बिल्कुल प्योर इथेनॉल प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि आपने सिर्फ इथीन लिया है ना, तो इथीन से इथेनॉल ही बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सही है, फर्मेंटेशन में प्योर इथेनॉल इससे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो वाटर में मिक्स्ड है, तो उसको जब आप प्योर इथेनॉल को उसमें से सेपरेट आउट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, पानी और इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट आउट कर लेते हो। चले आगे। क्वेश्चन 35 में कह रहा है कंपाउंड SN
both contain two elements only. The compounds have the following properties. They both burn in air to form carbon dioxide and water. मतलब हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हो सकता है? वो एल्केन भी हो सकता है, वो एल्कीन भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि ये तीन कंबशन रिएक्शन पढ़े थे ना इन तीनों के. दे बोथ रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन के साथ जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है वो एल्केन होता है. ठीक है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो एल्केन में होता है. तो इससे तो मुझे पता चल गया कि जो एस एंड टी है ना, कंफर्म हो गया कि ये दोनों के दोनों एल्केन है. एस हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टी. अब दोनों एल्केन है तो एक ही होमोलोगस सीरीज है. अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी हो सकता है. एस का जो है ना वो हायर बॉइलिंग पॉइंट है. अगर मैं डाउन द होमोलोगस सीरीज बात करूं तो डाउन द सीरीज इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं ना. डाउन द होमोलोगस सीरीज इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं. और क्यों इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा होता है. तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इंक्रीज हो रही होती है. तो कह रहा है एस एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टी. मतलब एस जो है वो नीचे वाला एल्केन होगा, टी जो है वो ऊपर वाला एल्केन होगा. हैं तो दोनों एल्केन. तो जैसे सी में दिया हुआ है प्रोपेन एंड इथेन, तो प्रोपेन जो है वो इथेन से नीचे होता है. तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा. तो सी सही है इसका आंसर. क्योंकि उसने देखो जो स्टेटमेंट 2 लिखी है ना, तो बोथ रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स में ही पढ़ा है ना आपने. एल्कीन्स में थोड़ी होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एल्कीन्स में तो एडिशन रिएक्शंस होते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्केन्स में होता है. इसलिए मुझे पता चल गया कि दोनों एल्केन है. सही है लतीफ. चले आगे. क्वेश्चन 34. What is removed or destroyed when water is desalinated to make it drinkable? ये हम लोगों ने एयर एंड एटमॉस्फेयर का जो हैंडआउट है ना उसमें से ये वाटर की प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था. तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज रिमूव और डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड क्या हो सकता है भाई? किसी चीज को आपने मार दिया, जर्म्स होते हैं उसमें मार देते हैं. लेकिन साथ में रिमूव भी पूछा है. व्हेन वाटर इज डिसोलिनेटेड. अच्छा, तो डिसोलिनेटेड का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ सॉल्ट. तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना ये. तो अब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में डिस्ट्रॉयड क्या होगा? बैक्टीरिया, जिसको मार देते हैं. लेकिन डी वो तो स्पेसिफिकली डिसोलिनेशन की बात कर रहा है. सॉल्ट को रिमूव करवाना, दैट इज डिसोलिनेशन. ठीक है. तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लोरीन डाल के बैक्टीरिया को मारते हैं. इसी तरह हम लोग एलम डाल के जो है वो सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करवाते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं. तो वो पूरा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस है. यहाँ पे ये स्पेसिफिकली फॉर डिसोलिनेशन पूछ रहा है. तो सॉल्ट कैसे रिमूव करवाते हैं? वाटर को इवेपोरेट करवा के और उसमें से जो वाटर के वेपर होते हैं उसको कंडेंस करा लेते हैं तो डिस्टिल वाटर आ जाता है. तो सॉल्ट जो है वो नीचे ही रह जाता है. दैट इज डिसोलिनेशन. तो क्या चीज हमने डिसोलिनेशन के वक्त रिमूव करनी होती है? तो वो होती है सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट रिमूव कर रहा है ना, तो सॉल्ट एक ही है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड. बैड ओडोज भी रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया भी किल करते हैं, सॉलिड पार्टिकल भी रिमूव करते हैं. लेकिन ये जो तीन चीजें लिखी हुई है ना, ये प्योरिफिकेशन में तो आएंगी. लेकिन डिसोलिनेशन वाला स्पेसिफिकली वो पूछा. तो डिसोलिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट. डिसोलिनेशन सॉल्ट रिमूवल. बैड ओडोर के लिए ना उसको चारकोल के ऊपर से गुजारते हैं. ठीक है. लिखा हुआ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का एक बार हैंडआउट पढ़ लेना. एयर एंड एटमॉस्फेयर का जो हैंडआउट है ना उसको एक बार अच्छे से दोबारा से पढ़ लेना, या रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो. हैंडआउट पढ़ लो, जल्दी काम हो जाएगा. Yes, desalination is actually desalination is removal of salt from water. But how do we do it? We जैसे सिंपल डिस्टिलेशन होता है ना वैसा करा है. हमने पानी को उड़ा के वेपर बना के कंडेंस करके अलग कर लेते हैं, सॉल्ट नीचे रह जाता है. क्वेश्चन 33. CFC compounds were used as aerosol propellant. The structure of CFC compound is shown. Which element in this compound causes depletion of ozone layer? तो देखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कब होती है? जब आपका जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है. ठीक है. और क्लोरीन रेडिकल बनते हैं जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दिस इज क्लोरीन. अब अगेन ये एयर एंड एटमॉस्फेयर का हैंड आउट है. फ्लोरीन नहीं ब्रेक होता, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता.
ठीक है, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये कहाँ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। देखो ये है हमारा एनोड, इसमें हम लोगों ने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है ना, तो उसमें सिर्फ क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक होगा, क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो मेक श्योर ये याद करना, एज अ रिजल्ट दैट क्लोरीन एटम प्रोड्यूस रिएक्ट विद O3। इसी तरह आपका क्या कहते हैं, दूसरी बात हम कर रहे थे वाटर प्योरिफिकेशन की ना, वाटर प्योरिफिकेशन में अब उसने salt in sea water must be removed so it's drinkable, ठीक है। desalination is a process where sea water is distilled until it becomes steam which is then cooled and condensed into drinking water। और बाकी के प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर रेन वाटर है या कोई और रिवर वाटर है उसको प्योरीफाई करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड टू रिमूव द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ वाटर, तो ओडोर जो लिखा हुआ है ना, दैट इज स्मेल ऑफ वाटर। और क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर एडेड इन क्लोरीनेशन टैंक, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, क्लोरीन इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ये सेंड आउट को पढ़ लेना एक बार। ये भी हमारा देखो इसमें इस पेपर में ना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अच्छे वाले क्वेश्चन डाल दिए। द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल आपको यहाँ पे गिवन है। कार्बन साइकिल एक सिंपल सी चीज है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपको पता है कि एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम्स ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो उल्टा करते हैं, वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जो हम फ्यूल्स जलाते हैं गाड़ी में या पावर प्लांट पे, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन साइकिल बेसिकली क्या है कि जो whatever the carbon dioxide being produced by the animals and the burning of fuels, the diagram shows the part of a carbon cycle, what are the processes P, Q and R। तो एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है ना, और किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है, एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन। तो पी क्या हो जाएगा, दिस इज रेस्पिरेशन। क्यू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज एब्सॉर्ब बाय ट्री, तो ट्री क्या करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। और आर क्या है, जो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है, ये जल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो इसमें जो बेसिकली जो फ्यूल्स है वो जलाते हैं, जलाने को हम क्या कहते हैं, दैट इज कंबशन। तो P is respiration, Q is photosynthesis and R is combustion। ठीक है भाई। 31 में आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है ऑक्टेन की। बैलेंसिंग हमने बहुत ऑर्गेनिक में किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की इक्वेशन को बैलेंस करना हमने सीखा हुआ है, किस तरह से करते हैं। तो जितने एटम्स ऑफ कार्बन है वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, तो Y की जगह तो 8 आ जाएगा, और जितने हाइड्रोजन के एटम है उसको हाफ करके वाटर बना दो, तो 18 डिवाइड बाई 2 9 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8 2 16, और वाटर की वजह से ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 9 1 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25। राइट। तो x की जगह पे हम 25 तो बेसिकली ये लिखेंगे, 25/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना फिर भी 25/2। अब यहाँ से अपना आंसर ढूंढ लो। Which rows shows the figures needed to balance the equation। अच्छा, इन्होंने जो है अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दी हुई है। तो हमने जो बैलेंसिंग की है ना उसमें y की जगह 8 आ रहा है, z की जगह 9 आ रहा है, और x की जगह 25/2 आ रहा है, और w की जगह हमने 1 सपोज किया हुआ है, 1 रोका हुआ है, 1 मोल ऑफ CH3 के लिए बैलेंस किया हुआ है। उसने जो है ना ये एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं दी है, उसने मल्टीपल्स दिए हुए हैं। अब मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं भाई, या तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो,
क्योंकि 1 वाली तो हिसाब से तो आ रही 125/2 किसी ऑप्शन में बना। 2 के हिसाब से अगर हम देखें, अगर W के 2 मोल्स हैं तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो W के मोल बन जाएंगे 2। ऑक्सीजन के 25/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डेट वुड बी 2 कैंसिल 25, y हो जाएगा 8 2 16 और z हो जाएगा 9 2 18, तो D बन जाएगा इसका आंसर। सही है। चलें आगे। The diagram shows a circuit used to test the electrical conductivity of strips of solid materials if the material conduct the bulb lights. Strip of brass, nylon and zinc. Nylon हमें पता है पॉलीमर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर तो नहीं होता है ना। ब्रास जो है वो मेटल है, मेटल मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स है ना, एलॉय है बेसिकली। और ब्रास हम बनाते हैं कॉपर और जिंक मेटल से मिला के। फिजिकल मिक्सिंग मेटल मेटल ही रहता है, मेटेलिक बॉन्डिंग ही रहती है इनके बीच में, तो ये कंपाउंड नहीं है, ये फिजिकल मिक्सिंग है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ब्रास, नायलॉन नहीं करेगा, जिंक करेगा। आर ईच टेस्टेड, जिंक क्योंकि मेटल है, मेटेलिक बॉन्डिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन से। कह रहा है कि आर ईच टेस्टेड सेपरेटली बाय कनेक्टिंग देम इनटू द सर्किट फॉर व्हिच स्ट्रिप डज द बल्ब लाइट। तो बल्ब किस में जलेगा, सिर्फ जिंक में और ब्रास में। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलें आगे। क्वेश्चन 29 कह रहा है which metal is attached to underground pipes made of iron to provide sacrificial protection. Sacrificial protection में क्या होता है, when more reactive metal is connected with the less reactive metal. जैसे अगर आयरन का पाइप है तो ऐसा मेटल कनेक्ट करोगे उसकी जगह जो आयरन से मोर रिएक्टिव हो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो। तो यही रीजन है कि वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, आयरन को कोरोड नहीं होने देगा। अब कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल कनेक्ट करें भाई, जो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव हो। मतलब अगर सिल्वर और कॉपर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो दोनों जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन। तो इन कॉपर आयरन को बचाने के बजाय आयरन कॉपर को बचाना शुरू कर देगा और आयरन को जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हमें तो आयरन को बचाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मैग्नीशियम और लेड। नहीं बल्कि लेड भी जो है वो नीचे है ना, ये है ना हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर। हाँ लेड भी नीचे है तो हम लेड भी नहीं लगा सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है पे मैग्नीशियम, जो कि मोर रिएक्टिव है देन आयरन। सही है भाई, समझ आ रही है बात, चलता रहूं मैं। क्वेश्चन 28, which row shows the correct catalyst of industrial processes. कैटलिस्ट हमने जो जो कहाँ यूज किया वो बता दो जरा जल्दी से। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के लिए जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है तो उसके लिए वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। अमोनिया के लिए हम आयरन यूज करते हैं और मार्जरीन के लिए हम निकल यूज करते हैं। मार्जरीन क्या है, जब हम लोग एल्कीन को हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमने निकल एज अ कैटलिस्ट लिया था और टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस का लिया था उसमें, तो एल्कीन जो है वो एल्कीन बन जाता है। मतलब जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो इथीन के बजाय इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। Next, that the total number of electrons in one atom of element Q is 17 and in one atom of element R is 19. Atomic form की बात कर रहा है दोनों। Which statement about element Q and R is correct? ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट होगा जिसको वो Q कह रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8,7 और R की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8,8,1, ठीक है। तो क्लियरली दिस इज R इज फ्रॉम ग्रुप 1, क्योंकि ये आइंस नहीं है क्योंकि इनको एटम कह रहे हैं ना, तो मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में ही है। और Q जो है इट इज फ्रॉम ग्रुप, इसका आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 7। Q जो है वो नॉन मेटल है और R जो है वो मेटल है, ग्रुप 1 का है ना।
Q एंड R आपस में रिएक्ट करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देख लो स्टेटमेंट बता दो कौन सा सही होगा। Q and R react together to form covalent compound, ये गलत है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है between the elements of group 4, group 5, group 6 और group 7 और हाइड्रोजन। ये लोग आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ग्रुप 1 से ग्रुप 3 के एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 के एलिमेंट के साथ, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा, या आयनिक बनेगा। Q फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। क्यू नेगेटिव आयन बनाएगा क्योंकि इसका आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक गेन करेगा। जैसे क्लोरीन 17 प्रोटॉन नंबर क्लोरीन का होता है, तो -1 बनाएगा, पॉजिटिव नहीं बनाएगा। आर हैज मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आर के पास सिर्फ एक आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्यू हैज मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत हो गया। आर इज मोर मेटेलिक देन क्यू, आर में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये मेटल है, तो डी सही है। चलें आगे। क्वेश्चन 26 कह रहा है 3 सजेस्टेड यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर लिस्टेड। A battery acid to make ammonia to make fertilizer, which are correct uses of sulfuric acid? Sulfuric acid के जो uses हैं वो हमने जो आपका वाला हैंड आउट है अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसमें से मिल जाएंगे। टू मेक अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज थोड़ी है। अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो उसको हम किस चीज के साथ रिएक्ट कराते हैं कि अमोनिया गैस बने? इसमें बनता है सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस, तो उसको हम एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट कराएंगे, तो 2 गलत है। बैटरी एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, फर्टाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। लतीफ कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर तो बताओ। आर एज मोर, आर के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 1 है ना, लास्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई ना इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करके। क्यू में 7 है, तो आर हैज मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आउटर? एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, 7 है क्यू में। देखो कोवलेंट वाली बात ये मैं बता रहा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ग्रुप 1 मेटल्स और नॉन मेटल आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ग्रुप 5 से ग्रुप 6 7, 5 6 7 के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मिलके, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी बनेगा। तो कोवलेंट कंपाउंड थोड़ी ना होगा। सही है लतीफ, उमर, समझ आ गई बात? लतीफ आगे बढ़े। 26 अगर आपको नहीं याद है, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस भी पूछता है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस भी पूछता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन से हैंडआउट में? अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड के हैंडआउट में ये लिखे हुए नीचे यूजेस, तो एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन 25 में तो आपसे कह रहा है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कैन कॉज यूट्रोफिकेशन टू अकर। यूट्रोफिकेशन क्या है? जब एक्सेस फर्टिलाइजर नियर बाय लेक्स और रिवर्स में आ जाती हैं, तो उसके ऊपर एल्गी की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जाती। जब सनलाइट अंदर नहीं जाती तो नीचे के जो रिवर बेड के प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो बैक्टीरिया उन पर डिकम्पोज करता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से पानी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और मरीन लाइफ सब्सिक्वेंटली अफेक्ट होती है। तो कह रहा है इन विच ऑर्डर डू दीस 5 स्टेजेस अकर ड्यूरिंग द यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहला क्या है कि आपकी जो फर्टिलाइजर है वो वॉश होके रिवर्स में आएगी। फर्टिलाइजर आपने सॉइल में डाली है प्लांट एग्रीकल्चर करते वक्त, सही है। तो फर्टिलाइजर इज वॉश्ड अवे इनटू द रिवर, तो 1 पहले आएगा ऑब्वियसली, तो 1 ही लिखा हुआ है इन्होंने फर्स्ट। फिर कह रहा है ऑक्सीजन लेवल बिकम डिप्लीटेड, ये तो आखिरी स्टेप है। फिर जब फर्टिलाइजर आ जाएगी तो एल्गी की ग्रोथ होगी, ठीक है, वाटर सरफेस पे, तो वो वाली बात इसको लिखनी चाहिए कि तो वो नहीं लिखी तो फिर कोई आगे वाली बात लिखी होगी। ऑक्सीजन लेवल बिकम डिप्लीटेड, ये बात की बात। एल्गी की ग्रोथ के बाद एल्गी की ग्रोथ क्या है? बेसिकली रिवर वाटर पे जो प्लांट्स हैं और जो एल्गी है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी उसकी। तो 5 में लिखा हुआ है ना, प्लांट्स इन द रिवर ग्रो एट एन इंक्रीज रेट, ये वाली बात आएगी, 5 आएगा पहले। फिर क्या होगा? सनलाइट जो है वो स्टॉप ब्लॉक हो जाएगी,
वाटर सरफेस पे जब प्लांट ग्रो होगा एल्गी वगैरह, तो नीचे जो प्लांट्स हैं रिवर बेड में वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो जब सनलाइट वाली बात लिखी भी नहीं है उसने, लेकिन जब नीचे सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, जो नीचे प्लांट्स हैं दे विल डाई। तो प्लांट्स डाई वाली बात लिखी हुई है उसने 3 में, तो ये मुझे पता लग गया डी है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप आगे और देखोगे ऑब्वियसली। उसके बाद जब प्लांट डाई हो जाएंगे तो उस पे बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, डिके ऑफ प्लांट्स होगा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑन डेड प्लांट्स। इसको हम डिके कहते हैं। तो ये 4 आएगा, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर लास्ट में कह रहा है ऑक्सीजन लेवल बिकम डिप्लीटेड इन रिवर वाटर। अल्टीमेटली क्या होगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो सब्सिक्वेंटली जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होगी। तो आखिर में आएगा 2 वाला। सही है हुसैन, समझ आई बात? सी किसका आंसर कह रहे हो? चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन 24, द टेबल शो सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। और फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो इसने कैट लिखा हुआ है, कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, और इसने ना यहाँ पे CAT लिख के डैश डाला हुआ है, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। अच्छा अब ये चीज, ये सिंबल तो हमने नहीं पढ़े हुए, ठीक है, नई बात उसने लिखी है, हमने नहीं पढ़े। लेकिन क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है, विच सिंबल शुड बी यूज्ड इन द इक्वेशन फॉर द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या होता है, जिसमें अमोनिया बनाते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम लोग इसको, वो कह रहे हैं कि भाई जिसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसको कैट लिख दो, तो हम लिख सकते हैं इसमें कैट। तो कौन से 2 सिंबल यूज होंगे, कैटलिस्ट वाला सिंबल भी यूज होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला सिंबल भी यूज होगा इसमें, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अब ये कैट वाला सिंबल कोई जनरल सिंबल नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ भी नहीं है। इसने एक बस बोला है कि अगर कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो बताओ CAT लिखेंगे, वरना CAT के ऊपर लाइन डाल देंगे। तो ये आपको याद नहीं होना चाहिए, यहीं से समझ के आपको बताना है, बस आपको हेबर प्रोसेस याद होना चाहिए। हम मोहित 5 बजे नहीं लेंगे क्लास, अभी कर लिए ना हमने, आज की क्लास यही वाली है। 23 क्या है, विच रीजन कैन बी यूज टू रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रिपेयर सिल्वर क्लोराइड। आपने क्या बनाना है, सिल्वर क्लोराइड, इनसॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, PPT बनता है। कह रहे हैं HCl के साथ किसको रिएक्ट कराएं, HCl के साथ जो भी चीज रिएक्ट कराओगे उसमें सिल्वर होना जरूरी है सिल्वर क्लोराइड बनने के लिए। सही है, बताओ आंसर। देखो सॉलिड सिल्वर, क्या हम सिर्फ सिल्वर मेटल रिएक्ट करवा सकते हैं, जैसे बी में लिखा हुआ है सॉलिड सिल्वर, तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है ना, कौन कौन से मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। मेटल्स में जो 3 टेबल हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज हमारी बनी है, तो उसमें से हमने देखा है कि जो एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो सिल्वर मेटल तो मैं यूज नहीं कर सकता। सॉलिड सिल्वर कार्बोनेट, देखो सिल्वर कार्बोनेट जो होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा अब एसिड सिल्वर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो सही है, हम बना तो सकते हैं सिल्वर क्लोराइड उससे, लेकिन क्या हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये सवाल है। देखो अगर आप HCl के अंदर सिल्वर कार्बोनेट डालते हो, तो सिल्वर कार्बोनेट अगर आप एक्सेस में डालते हो तो सिल्वर कार्बोनेट नीचे बचा रह जाएगा। अच्छा जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ PPT बनेगा। अब 2 इनसॉल्युबल चीजें पानी के अंदर हैं, बना तो लोगे, सेपरेट कैसे करोगे? अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे तो रेजिड्यू में ये दोनों आ जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट भी आ जाएगा रेजिड्यू में, और जो सिल्वर कार्बोनेट बचा रह गया वो भी आ जाएगा। तो हम बना तो लेंगे, सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सी गलत है। इसी तरह सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है,
Ag2O फॉर्मूला होगा इसका, ये भी रिएक्ट करेगी, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि आप बना तो लोगे सिल्वर क्लोराइड, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड भी जो है वो इनसॉल्युबल होती है, तो फिर आप सेपरेट कैसे करोगे? हम सिल्वर नाइट्रेट से बनाएंगे। क्यों सिल्वर नाइट्रेट से बनाएंगे? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, और जब मैं AgNO3 और HCl मिलाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, उसकी जगह पे लग जाएगा, और Ag जो है वो Cl के साथ लग जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो पीपीटी की फॉर्म में बना है, लेकिन जो रिएक्टेंट है इसमें से अगर आपने कुछ भी एक्सेस में डाल दिया है तो वो सॉल्युबल ही है, तो कोई मसला नहीं है। जब आप फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू पे सिर्फ सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट ही आएगा तुम्हारे पास, इसलिए इससे बनाना सबसे ज्यादा सुटेबल है। नोट्स में आपको हैंडआउट्स जो है हमने कंपाइल करा हुआ है ना, कंप्लीट हैंडआउट का, वो मैं भेज देता हूँ, मुझे जरा मैसेज कर दो, मैं तुम्हें हैंडआउट भेज देता हूँ अभी। चलो, क्वेश्चन 21 कह रहा है विच चेंज, अच्छा 22 भी है। क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज वार्म विद डाइल्यूट एसिड। अमोनिया प्रोड्यूस होती है जब अमोनियम सॉल्ट अल्कली के साथ रिएक्ट करा, अल्कली के रिएक्शन में पड़ा है एसिड एंड बेसिस में, तो ये गलत लिखी हुई है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता अमोनियम सॉल्ट, अल्कली के साथ होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने दो पढ़ी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, और इनकी क्या खास बात होती है? दीज टू ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कलीज, तो ये बात सही लिखी हुई है। वैसे सी कह रहा है न्यूट्रल सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन है, तो जितने हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उतने ही H पॉजिटिव आयन भी होते हैं, वो न्यूट्रल होता है जिसका pH 7 होता है, तो होंगे तो ना कुछ हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए गलत है। डी कह रहा है सॉइल विद अ हाई पीएच, हाई पीएच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग लाइम। हाई पीएच का मतलब क्या? अल्कली। अगर आपने अल्कली को न्यूट्रलाइज करना है तो आप उसमें एसिड डालोगे ना, इसने तो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है जो कि खुद अल्कली है। लो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अल्कली डालोगे, क्योंकि लो पीएच एसिडिक होता है, पीएच 7 न्यूट्रल होता है, लो पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, लेस देन 7, और हाई पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है। तो अल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एसिड डालोगे, अल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली नहीं डाल सकते, इसलिए डी गलत है। चलें आगे 21। Which change always occur when a metal atom is oxidized? तो जब मेटल एटम ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल एटम ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा। ये सही है, 21 का ए ही सही है, बी क्यों गलत है? इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो देखो मैंने हमेशा आपको बात बताई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज वन ऑफ दोस डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लेकिन वो हर जगह पे नहीं लगती है। हर जगह पे जो डेफिनेशन लगेगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली लगती है, लेकिन वो कह रहा है कि विच चेंज ऑलवेज, हमेशा ही होगा अगर व्हेन मेटल एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जरूर बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेटल, चाहे ग्रुप 1 का हो, 2 का हो, ट्रांजिशन एलिमेंट हो, चाहे ग्रुप 3 का हो। इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीडेशन का मतलब ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो गेन की बात ही गलत हो गई। इट गेन्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन गेन तो कहीं नहीं हो रहा होता, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे होते हैं। बस मोहित ये वही रात 9 बजे वाली क्लास है ना, वो असल में रात में लाइट का कुछ नहीं पता होता, इसलिए मैंने कहा सुबह ले लो क्लास, सुबह ही लेंगे ये वाली क्लास ना। क्वेश्चन 20 कह रहा है अ केमिस्ट इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। ये वही रिएक्शन है मार्जरीन मेकिंग वाला, दूसरी बार आ रहा है इसका क्वेश्चन इसी पेपर में। कैटलिस्ट हम निकल यूज करते हैं इसके लिए। द केमिस्ट कैरिड आउट दीज एक्सपेरिमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस।
अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया है, पार्टिकल साइज ऑफ अ कैटलिस्ट पाउडर्ड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में प्रेशर कम किया है और पार्टिकल साइज ऑफ अ कैटलिस्ट पाउडर है, रेट ऑफ अ रिएक्शन का क्वेश्चन बन रहा है ना। अब देखो इसमें जो रिएक्टेंट्स है ना, दोनों गैसेस हैं, और इनके जो दोनों गैस, जब गैसियस रिएक्टेंट होते हैं और आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा होगा, और जिसमें पार्टिकल साइज पाउडर्ड है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा होगा। 3 में लार्ज पीसेस है तो इसका रेट जो होगा वो स्लो होगा। अब आपस में कंपेयर करना है, एक वक्त में दो फैक्टर्स चेंज कर रहा है। तो इसमें कह रहा है विच रो इज करेक्ट, कंपैरिजन ऑफ द रेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को अगर आपस में कंपेयर करो तो दोनों में पाउडर पाउडर है, तो सरफेस एरिया की वजह से तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 में प्रेशर कम है तो 2 का जो रेट है वो स्लो होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन 1। तो 1 का रेट ग्रेटर होगा, तो 1 ग्रेटर देन 2, सी और डी गलत हो जाएंगे। फिर कंपैरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में प्रेशर सेम है, तो प्रेशर की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। पाउडर जिसमें है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा जिसका होता है तो उसका रेट फास्ट होता है, तो एक्सपेरिमेंट 1 का रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू 3, तो 1 ग्रेटर देन 3, ये हो गया। सही है, आगे बढ़े। 19 कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, with change in condition produce the greatest amount of sulfur trioxide। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं। वो कह रहा है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है जो कि प्रोडक्ट साइड पर है, मतलब आपने किसी भी तरह इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड पर लेकर आना है, और राइट हैंड साइड पर लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। कैटलिस्ट डालने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो 3 फैक्टर जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं वो कंसंट्रेशन है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। तो कैटलिस्ट तो रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क डालता है ना, तो कैटलिस्ट तो फैक्टर है ही नहीं हमारे पास जो कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सके। फिर कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो देखो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो भी गैस है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वो भी गैस है, टोटल 3 मोल है रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 2 मोल है। प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। तो इंक्रीजिंग प्रेशर से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगी, मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, तो बी सही है। सी क्यों गलत है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि देखो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और अगर डिक्रीज करते हो तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। इसी तरह अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, मतलब इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव अगर दिया हुआ होता तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है और डिक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता। अब ये एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने का मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड और कम बनेगी, प्रोडक्ट में है ना सल्फर ट्राइऑक्साइड, इससे सी गलत है। डी है रिमूविंग सम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कम करोगे, निकालोगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो अगेन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड और कम बनेगी, इसलिए डी भी गलत है। चलें आगे। लतीफ देखो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 3 हैं, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के 1 ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 2 है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगी, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस से लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे ना, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बी को चेंज करने से बनेगी। देखो डी कह रहा है रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर आप रिमूव कर रहे हो तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर रहे हो ना, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम करते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सही है अबूजार, समझ आई बात। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और कम हो जाएगी जब अगर लेफ्ट पे शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम।
क्वेश्चन 18 कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अकर इन द 3 स्टेजेस। अच्छा जी, इसमें पहली इक्वेशन दी हुई है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम बन रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड। तो रिएक्शन 1 में बॉन्ड ब्रेकिंग है रिएक्टेंट एंड साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट एंड साइड पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। तो जिस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो वो तो कंफर्म मुझे पता है कि एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, रिलीज है ही नहीं। तो ये पूछ रहा है विच स्टेजेस आर एंडोथर्मिक, तो पहला स्टेज तो एंडोथर्मिक है। अच्छा, रिएक्शन 2 में रिएक्टेंट साइड पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे वाटर बना है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो इस स्टेज में रिएक्शन 2 में हीट एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। और तो इसने सिर्फ एंडोथर्मिक का पूछा है, तो 1 एंडोथर्मिक है, 2 एक्सोथर्मिक है, तो 2 हमारा आंसर नहीं होगा। 1 एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन जो है वो H2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कोई बॉन्ड नहीं बना, हाइड्रोजन अलग हो गया है बस और ऑक्सीजन अलग है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट एनर्जी रिलीज हुई नहीं है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हुई है, सिर्फ ब्रेकिंग हुई है, तो ये एंडोथर्मिक हुआ ना। समझ आई बात। 3 का और बता दो। 3 में वाटर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बना है, मतलब पानी को ठंडा किया, और जब पानी को ठंडा करते हैं तो हीट एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो हीट एनर्जी बाहर निकालने का क्या मतलब है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक हुआ ना। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग एंडोथर्मिक होता है, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन एक्सोथर्मिक होता है। तो दिस इज कंडेंसेशन, तो ये एक्सोथर्मिक है। 3 भी एक्सोथर्मिक है, तो उसने सिर्फ पूछा था एंडोथर्मिक कौन सा स्टेज है, तो सिर्फ एक स्टेज एंडोथर्मिक है जो कि 1 है, तो बी हो गया आंसर। चले आगे। क्वेश्चन 17, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें कह रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म N2O, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन इज शोन। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होता है, सही। अच्छा, अब ये जो इसने रिएक्शन प्रोफाइल हमें दी हुई है, ये हमेशा जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बना के देते हैं, क्योंकि देखो रिएक्टेंट जो है वो उसने N2 और O2 पहले लिए हुए ना, मतलब ये पहले और प्रोडक्ट N2O बाद में लिखा हुआ है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पे, तो इस तरह की जो प्रोफाइल होती है वो एंडो के लिए होती है, और अगर प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी लेवल पे होता है तो वो प्रोफाइल जो होती है वो एक्सो के लिए होती है। तो अभी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जिसमें N2O2 से स्टार्ट होगा रिएक्शन और N2O पे खत्म होगा, तो ये एंडो के लिए बनाई गई है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बनी हुई है, एंडोथर्मिक या फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पे। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपसे इंफॉर्मेशन पूछूं, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब उसका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसकी क्या वैल्यू होगी, इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बीच में जो वैल्यू होती है ना वो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है। इसका इंथैल्पी चेंज जो है वो प्लस 164 किलो जूल्स है। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट से पीक तक जो एनर्जी होती है, जो कि इसने लिखी हुई है प्लस 447, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस 447 किलो जूल पर मोल है। ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो N2O2 है फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कहलाएगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। उसका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो सेम एनर्जी लेवल पे है, तो चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो इंथैल्पी चेंज सेम रहता है, बस फर्क क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज प्लस 164 है तो बैकवर्ड का माइनस 164 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे बैकवर्ड की, बैकवर्ड के लिए जो रिएक्टेंट है वो ये वाला है जो पहले प्रोडक्ट था, N2O है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो तो ये चीज है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है बैकवर्ड जाने के लिए, तो इसके लेवल से जो पीक तक जो एनर्जी बनेगी ना, मतलब ये वाली जो एनर्जी बनेगी जिसको मैं रेड में बना रहा हूँ, तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है।
और वो वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 447 दी हुई है और रिएक्शन से लेके ऊपर तक N2O तक 164 दी हुई है। इन दोनों को माइनस करोगे 447 माइनस 164 तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ रही है 283 और ये क्योंकि ऊपर ही जाती है एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा, तो ये प्लस 283 लिखोगे, माइनस नहीं लिखना इसको। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्टिव वो पूछा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज प्लस 283 किलो जूल पर मोल। चले आगे। क्वेश्चन 16 में पूछा है 3 डिफरेंट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, aqueous sodium chloride, concentrated hydrochloric acid, dilute sulfuric acid. Which solution produce hydrogen at the negative electrode? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, सही है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन जाएगा। अब सोल्यूशन 1 में जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम आयन है और H पॉजिटिव आयन है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे होता है वो जाके रिड्यूस्ड होता है, तो इसमें H पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होगा और इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमारे पास सॉरी HCl है, HCl में कैटाइन जो है वो H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव, और दूसरा कोई कैटाइन है ही नहीं, तो इसमें तो H2 गैस ही बननी है। और सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसा ही है, H2SO4 में जो कैटाइन है वो H पॉजिटिव आयन है, तो वहां भी जाके उसने रिड्यूस होना है, हाइड्रोजन गैस बननी है। तो तीनों में हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पे। हाँ, एनोड पे अलग अलग होगा। एनोड पे सोडियम क्लोराइड जब लिया है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि उसने कंसंट्रेटेड नहीं लिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीजन बनेगी सोल्यूशन 1 में। लेकिन सोल्यूशन 2 में कंसंट्रेटेड HCl लिया हुआ है तो यहाँ पे क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड अगेन डाइल्यूट है तो यहाँ पे फिर हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ऑक्सीजन बनेगी। तो ये भी पूछ सकता है कि एनोड पे क्या क्या बनेगा। तो एनोड पे रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन गैस बनेगी, सोल्यूशन 2 से जो है वो क्लोरीन गैस बनेगी और सोल्यूशन 3 से भी ऑक्सीजन गैस बनेगी, अगर तो एनोड के पूछता। चलें आगे। क्वेश्चन 15 में कह रहा है एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, व्हिच ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट? कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, ठीक है। एनोड जो होती है वो हम प्योर एनोड लेते हैं, प्योर कॉपर की लेंगे और उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसने डिसॉल्व होना होता है। एनोड की जो इक्वेशन होगी वो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा। इसी तरह जो कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस पे क्या होगा, रिडक्शन होगी कैथोड पे, और वो इम्प्योर मेटल की होती है। और उस पे क्या होगा, कॉपर आयन जाके, अच्छा ये मैंने उल्टा कह दिया, एनोड जो होती है ना वो इम्प्योर मेटल की होती है इसमें, और कैथोड जो होती है वो प्योर मेटल प्योर कॉपर की होती है। उस पर कॉपर आयन जाके रिड्यूस्ड होंगे, तो कैथोड का जो मास होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड का मास क्योंकि एनोड डिसॉल्व हो रही है तो उसका मास जो होगा वो डिक्रीज होगा। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसमें कॉपर आयन हो, तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ। कॉपर टू सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ब्लू कलर का होता है। अब बता दो इसका जरा आंसर। कॉपर आयन जो है वो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे रिड्यूस्ड होगा, पीछे से और आ जाएंगे एनोड से डिसॉल्व होकर, तो कलर जो है वो सेम रहेगा क्योंकि कॉपर आयन खत्म नहीं हो रहे सोल्यूशन में। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कैथोड है तो वो बिगर हो जाएगी क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ये बात भी सही है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका मास डिक्रीज हो रहा है तो वो स्मॉलर हो जाएगी। एक्वस में कंसंट्रेटेड में OH नेगेटिव आयन, हाँ एक्वस हो चाहे डाइल्यूट लिखा हुआ हो चाहे सिर्फ एक्वस लिखा हुआ हो तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिखा हुआ है और उसमें क्लोराइड आयन है तो फिर हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, क्लोराइड होगा। सिर्फ क्लोराइड के लिए ये प्रॉब्लम होता है और किसी के लिए नहीं होता। सही है अली।
आगे बढ़े। क्वेश्चन 14 एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे है। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ना वो एनोड है, वहां पे ऑक्साइड आइन, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से दो आइन निकलते हैं, एल्यूमिनियम आइन और मोल्टेन है ना, तो पानी तो है नहीं, ऑक्साइड आइन और एल्यूमिनियम आइन। ऑक्साइड आइन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन यहाँ पे टू ऑक्साइड एंड टू O2 बन रहा है ना, इसलिए लेफ्ट पे बैलेंस करने के लिए 2O2 नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सही है। इसी तरह कैथोड पे क्या होगा, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पे एल्यूमिनियम आइन रिड्यूस्ड होंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल बनेगा। वो एनोड की इक्वेशन पूछ रहा है ना, तो व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, so that would be D. क्वेश्चन 13 में कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Q is completely burned in oxygen and produces exactly 3 moles of water. कंप्लीट कंबशन हुई है, C4H10 को कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा। तो आपको भाई मोल्स ऑफ वाटर, अगर 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कर रहे हो, तो अभी हमने इसी पेपर में एक क्वेश्चन देखा था ना कि मोल्स ऑफ वाटर कैसे डिसाइड करते हैं, जितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसको हाफ कर दो, इससे तो 5 मोल ऑफ वाटर बनेगा। 10 का हाफ 5, तो ये तो नहीं होगा 13 का आंसर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 5, इथेनॉल में 5 और ये 1, ये 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, यही है आंसर। प्रोपेन में क्या है, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। प्रोपेनॉल में कितने हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन ये रहा और 1 ये रहा OH के साथ, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 डिवाइड बाई 2 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। 3 किस में बन रहा है, इथेनॉल में। क्लियर। क्वेश्चन 12 में कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड copper 2 sulfate crystals are heated to produce anhydrous copper 2 sulfate. What is the mass of anhydrous copper 2 sulfate? इसका मास पूछ रहा है। तो देखो इसके 1 मोल से इसका जो है वो 1 मोल बन रहा है कॉपर 2 सल्फेट का। इसको अच्छा मोल्स की जो है ना, मैं क्लास रखूंगा कल, उसमें मोल्स के टॉपिकल पेपर 1 करेंगे थोड़ा सा रिवाइज करके, तो मैं अभी ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। देखो अगर मैं इसके मास की बात करूं, तो कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उससे एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। इसके 1 मोल का मास कितना होगा, इसका पूरा एमआर निकालना पड़ेगा। इसका पूरा एमआर कैसे निकालोगे, कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है 160, 5 मोल्स ऑफ वाटर है ना इसके साथ, तो 5 × 18, इसके पूरे इतने मास से कॉपर 2 सल्फेट का कितना मास 1 मोल बन रहा है, तो उसका मास कैसे निकालोगे, 1 × एमआर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट दैट इज 160, तो 25 ग्राम से कितना बनेगा ये निकालना है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, निकाल के बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। सिक्सटीन आ रहा है, ओके। चले आगे, समझ आ गया क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन 11 कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड कंपाउंड इज C2H4O। टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज नेसेसरी टू नो द डेंसिटी। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इससे आप एम्पिरिकल मास निकालोगे, और किसी तरह अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता लग जाए, क्या करोगे, n निकालोगे ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास जो हम करते थे, और जो वैल्यू ऑफ n आएगी उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको एम्पेरिकल मास पता लगाना है किसी तरह से, एम्पेरिकल मास पता लगा लो, या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता लग जाए तो आप निकाल सकते हो उससे
सॉरी किसी तरह से मॉलिक्यूलर मास आपको पता लगाना है। एम्पेरिकल मास तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ जाएगा। तो टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला इट इज नेसेसरी टू नो, क्या चीज अगर पता हो तो आप उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड, डेंसिटी से तो नहीं निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या तो आपको फॉर्मूला पता हो। बी में लिखा हुआ है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर गिवन होती है तो आप क्या उससे कहते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने मिसराइट कर लिया। ये कह रहा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज दिस, फाइंड द एम्पेरिकल, टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है, ये वाली चीज हमें निकालनी है। मैं समझ रहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है, नहीं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये जो गिवन है ये कैसे निकल सकता है। तो उसके लिए तो वो हम पूरा मेथड फॉलो करते हैं ना, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास गिवन हो या परसेंटेज गिवन हो तो पहले उनको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे, फिर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए बी जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इसका आंसर है। या तो परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई हो या मासेस दी हुई हो इंडिविजुअल एलिमेंट के, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन में सेट कर लिया था मैंने। चलें आगे। क्वेश्चन 10 में कह रहा था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस? क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। इसके 1 मोल का अगर मैं मास पूछूं तो इसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा, जो कि 2 × 35.5 71 ग्राम आता है। तो इसके 2 मोल का मास कितना होगा? डबल होगा ना, 71 × 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 142। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि आयनिक कंपाउंड है। In terms of electrons, which statement correctly explain what happens when sodium reacts with oxygen? An oxygen atom shares 2 electrons. देखो ये आयनिक कंपाउंड है ना, मेटल और नॉन मेटल, ग्रुप 1 का है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, शेयरिंग नहीं होगी, इसमें आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ए गलत है। सोडियम एटम लूजेस टू, सोडियम एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ग्रुप 1 का है ना, +1 चार्ज बनाता है। तो सोडियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात गलत है। सोडियम एटम शेयर्स नहीं करता, लूज करता है वो। 2 सोडियम एटम्स ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जब इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो 2 आएगा ना, 2 मोल ऑफ सोडियम। तो 2 सोडियम एटम ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन व्हिच आर बोथ ट्रांसफर्ड टू 1 ऑक्सीजन एटम। सही है। Na2O का क्या मतलब है कि 2 सोडियम एटम लूज +1 आयन बनाएंगे और एक ऑक्साइड आयन बनेगा, क्योंकि एक सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो 2 सोडियम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक ऑक्साइड ऑक्सीजन उनके दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो डी सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे, नॉट ऑल आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। पहले तो एक बात ये याद रखना, क्योंकि कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट भी होते हैं ना, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व तो नहीं होता, तो दे डिसॉल्व इन वाटर। ऑल आयनिक कंपाउंड्स के लिए वो पूछ रहे हैं ना, सबके सब तो डिसॉल्व नहीं होते। दे आर फॉर्म व्हेन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, वो लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। ऑल आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टेन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे वो इनसॉल्युबल हो, लेकिन जब आप उसको हीट करके मेल्ट करोगे तो उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो मोल्टेन स्टेट में ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव फ्री मूविंग आयंस, so they can conduct electricity due to the presence of free ions. सी सही है। they conduct, no ionic compound conduct electricity in solid state। अगर तुम लोग को याद हो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते वक्त हम एक टेबल बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री का, तो उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस किस किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और
फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करेंगे या फ्री आयंस की वजह से करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जो पहली पहली क्लास होती है ना, उसके शुरू में ये पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से रिवाइज कर लेना इलेक्ट्रोलिसिस के लेक्चर से। क्वेश्चन 7 कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इक्वल मासेस ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड, जरूरी नहीं है, कोई रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, कोई रिएक्टेंट कम हो सकता है, दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। द कंपाउंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू दोस ऑफ द एलिमेंट, यही तो बात नहीं होती है। जैसे सोडियम है, ये मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। सोडियम मेटल है, नहीं खा सकते हो, क्लोरीन गैस है, आपकी इरिटेंट है, पॉइजनस है एक तरह से, आप इनहेल नहीं कर सकते हो, लेकिन NaCl सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो। तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उन एलिमेंट से जिनसे मिलके वो बनता है। तो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में कह रहा है कंपाउंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू दोस ऑफ दोस एलिमेंट, ऐसा कभी नहीं होता। द एलिमेंट मस्ट बोथ बी नॉन मेटल्स, अगर दो चीजों को रिएक्ट करना है तो देखो मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो ये दोनों तो नॉन मेटल है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों ही नॉन मेटल हो कंपाउंड बनाने के लिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन है। तो दे एलिमेंट मस्ट लिखा हुआ है ना, मस्ट गलत है, मे बी दोनों नॉन मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड बनाने के दोनों ही नॉन मेटल। तो डी बचा है मेरे पास, वही सही होगा। व्हेन द एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म, हाँ आयनिक भी बन सकते हैं, कोवलेंट भी बन सकते हैं, बात सही है। मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक बनाएगा, नॉन मेटल रिएक्ट करके कोवलेंट बनाएगा। क्वेश्चन 6 विच क्वेश्चन 6 तो कर सकते हो खुद ही। A particle of an isotope of sulfur contains 18 neutrons and 18 electrons. Isotopes क्या होता है? Same number of protons but different number of electrons. ठीक है। अब वो कह रहा है पार्टिकल है सल्फर का, सल्फर आइसोटोप का। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अब सल्फर जो है उसको अगर प्रोडिक्ट टेबल में देखोगे तो उसका मास नंबर उसका प्रोटॉन नंबर 16 होता है, मतलब सल्फर का कोई भी आइसोटोप है तो उसके पास प्रोटॉन तो 16 होंगे, इसने तो सभी 16 लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे अगर तो वो एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन अगर वो आयन बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं। अब वो कह रहा है 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हुए ना, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हुए होंगे जिस चीज से, तो उस पर चार्ज क्या आएगा? 2 नेगेटिव, तो मतलब ये 2 नेगेटिव वाला ऑप्शन है, सी है, बाकी सब गलत होगा। और मास नंबर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि सल्फर के 16 ही होंगे, चाहे कहीं से भी सल्फर हो, कोई भी आइसोटोप हो, और न्यूट्रॉन्स 18 हैं, तो 16 + 18 मास नंबर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 34 आ रहा है, तो सी बन रहा है इसका आंसर। सही है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ मीथेन गैस आर स्टोर्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन, अंडर विच सेट ऑफ कंडीशन डज द मीथेन गैस ऑक्यूपाई द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम? मीथेन गैस है, गैस का जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, बॉयल्स लॉ होता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गैस का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कब होगा? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम तब होगा जब टेम्परेचर कम से कम हो, ताकि टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होता है, और प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हो, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतना करीब करीब हो जाएंगे पार्टिकल। तो 5 में क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी और डी को अगर हम देखें तो टेम्परेचर ए और बी से ज्यादा है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए सी और डी हटा दो ऑप्शन से। अब ए और बी में टेम्परेचर दोनों में सेम है, जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसमें वॉल्यूम कम होगा, तो ट्वाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो बी हो जाएगा इसका। चलें आगे। क्वेश्चन 6 सॉरी क्वेश्चन 4 में कह रहा है स्टूडेंट फॉलोज द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड dilute hydrochloric acid with diagram shows the apparatus that is suitable for this experiment। क्या करना है? रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए या तो आपको चेंज इन मास निकालना
निकालना होता है या चेंज इन वॉल्यूम निकालना होता है? चेंज इन मास निकालने के लिए कोई ऐसा अपैरेटस हो जो कि मास मेजर कर सके, जैसे मास बैलेंस जो कि 2 में दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट 2 जो है हम यूज कर सकते हैं। और चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास कोई ऐसा अपैरेटस हो जिससे वॉल्यूम मेजर कर सके। वॉल्यूम देखो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर हो जाएगा, गैस सिलिंडर से भी मेजर हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट 3 है, ना तो इसमें मास बैलेंस है, ना तो मास मेजर कर सकते हो, ना ही वॉल्यूम मेजर करने का कोई यूनिट से तो आप HCl डाल रहे हो ना, वो मार्बल चिप यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे रिएक्ट कर रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो मेजर कौन करेगा कितनी प्रोड्यूस हो रही है? ना गैस सिरिंज है, ना कोई मेजरिंग स्टैंडर्ड है, ना ही चेंज इन मास निकाल सकते हो, ना ही मास बैलेंस दिया हुआ है। तो 3 यूज नहीं हो सकता रेट निकालने के लिए। तो 1, 2 एंड 4 ओनली, 4 का डी हो गया। फाइव की तरफ आते हैं, दोबारा रुक जाओ, पहले ये खत्म कर लें। क्वेश्चन 3 कह रहा है विद डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ बैलून कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो भाई, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, ठीक है? तो 2 नाइट्रोजन एटम ब्लैक में जो है वो ऐसे बने हुए होंगे ना। और ऑक्सीजन एटम जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो O2 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो वो 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे बने हुए होंगे जो कि व्हाइट कलर में बने हुए। तो डी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिला दिया है, वो एनो बना दिया उसने, वो गलत है। वो मिक्सर कह रहा है, मिक्सर मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं हुई भी, अलग अलग है। N2 और O2 अलग अलग है। तो अलग अलग किसमें ये O2 दी हुई है व्हाइट वाली, ये N2 दी हुई है। अच्छा, बी में भी तो ऐसी दिया हुआ है। ए में तो अलग अलग एटम है, मोनोटॉमिक तो नहीं होती ना, ये तो डायटोमिक गैसेस होती है, तो 2 एटम तो साथ जुड़े हुए होंगे। बी और सी में क्या डिफरेंस है? देखो, 2 गैसेस हैं तो गैसेस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन ना, तो दोनों इक्वली मिक्स हो जाएंगी। तो ये दोनों मिक्स नहीं हुई भी, देखो अलग अलग बैठी हुई है, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली मिक्स हुई भी होंगी। बैलून के आगे और पीछे इक्वल नंबर होगा, मतलब मिक्स हुआ हुआ होगा, सेपरेट नहीं हुई भी होंगी दोनों, इसलिए सी सही है। क्वेश्चन 2 टेस्ट फॉर आइंस के ऊपर है, टेबल याद कर लेना भाई। विच आयन इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन एक्स? सोल्यूशन एक्स में क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, व्हाइट पीपीटी आया। अब व्हाइट पीपीटी फ्यू ड्रॉप्स पे तो एल्यूमिनियम आयन का भी आता है, कैल्शियम आयन का भी आता है और जिंक आयन का भी आता है। लेकिन एक्सेस डालने पे पीपीटी डिसॉल्व एल्यूमिनियम आयन का भी हो जाता है और जिंक आयन का भी हो जाता है। तब ये पीपीटी कह रहा है डिसॉल्व हो गया, तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम आयन भी हो सकता है और जिंक आयन भी हो सकता है। फिर हम अमोनिया डाल के टेस्ट करेंगे, तो अमोनिया के साथ व्हाइट पीपीटी भी इन दोनों का आता है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का, देखो कैल्शियम आयन का तो पीपीटी इनसॉल्युबल ही रहता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर कैल्शियम आयन यहाँ पे होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कैल्शियम आयन नहीं है, ये तो हमने रूल आउट कर लिया। अब एल्यूमिनियम और जिंक में कंफ्यूजन है, तो देखो पीपीटी रिमेन रहता है एल्यूमिनियम आयन का अमोनिया डालने पे, एल्यूमिनियम आयन का पीपीटी रहता है और जिंक आयन का डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया डालने पे। टेस्ट फॉर आयंस का टेबल याद जब तक नहीं होगा तो एमसीक्यू जरूर फंसेगा, 1-2 एमसीक्यू तो फंसेंगे, कभी कभार 3 भी आ जाते हैं टेस्ट फॉर आयंस के ऊपर। तो बिल्कुल हरगिज छोड़ के नहीं जाना टेस्ट फॉर आयंस। कहाँ पे गिवन है ये? एसिड एंड बेसिस का हैंडआउट मैंने आखिर में कंबाइंड फाइल तुम्हें कलर की बना के भेजी थी, उसमें टेस्ट फॉर आयंस का टेबल डाला हुआ है, तो देख लेना खोल के। ये वाला कह रहा हूँ, एल्यूमिनियम आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस, कैल्शियम आयन व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस और जिंक आयन व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस। लेकिन एक्वस अमोनिया के साथ देखो कि एल्यूमिनियम आयन व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, कैल्शियम की तो जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि कैल्शियम तो उसके साथ ही पता लग गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अब जिंक के साथ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस, तो व्हाइट पीपीटी हमारा रिमेन है, मतलब इनसॉल्युबल है, तो मतलब एल्यूमिनियम आयन। देखो अगर कैल्शियम होता तो व्हाइट पीपीटी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे भी इनसॉल्युबल रहता ना, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल है। देखो ना, जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गया है, मतलब कैल्शियम आयन होता तो पीपीटी डिसॉल्व थोड़ी होता, मतलब कैल्शियम आयन नहीं है, वो पहले ही रूल आउट कर लिया एक्सपेरिमेंट 1 से। सही है लतीफ? क्वेश्चन 1 का आंसर और बता दो। क्वेश्चन 1 में अपेरेंटली पर्पल पेल है, स्प्रेड आउट हो गई है तो डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है।
डिफ्यूजन अकर्स बिटवीन द पिल बिकॉज द पिल इज कलर्ड। पिल कलर्ड है, इस वजह से डिफ्यूजन नहीं हो रही है। हमने कलर्ड पिल जानबूझ के लिए ताकि वो डिफ्यूज होते हुए दिखे हमें, ये तो कोई बात नहीं हुई। डिफ्यूजन अकर्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, द बीकर इज लेट फॉर सेवरल आवर्स, द डायग्राम शोज द अपीयरेंस ऑफ वाटर व्हेन पिल इज एडेड टू एंड सेवरल आवर्स लेटर। अच्छा जी, तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमें चूज द बेस्ट करना होगा आंसर, क्योंकि देखो बीकर में डाला है, उसने हीटिंग की बात तो कहीं करी नहीं है ताकि हम टेम्परेचर को कंपेयर करा सके, वो तो उसने ऐसी रूम टेम्परेचर पे छोड़ा हुआ है। तो बी जो है वो डाउटफुल है, तो मैं सी पढ़ूंगा, डी पढ़ूंगा, फिर डिसाइड करूंगा। सी कह रहा है डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये बात तो सही है। डिफ्यूजन अकर्स हायर टू लोअर, ये बात भी सही है। और ज्यादा सुटेबल ये वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर का जिक्र ऊपर नहीं किया हुआ कहीं से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ जाती है, ये बात सही है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ जाती है, लेकिन ऊपर कहीं जिक्र नहीं है कि हमने टेम्परेचर चेंज किया है, वो तो सिर्फ डिफ्यूजन को स्टडी कर रहा है। गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड्स, अच्छा तो ये बात भी सही है, गैसेस डिफ्यूज, ये बात भी सही है अबाउट डिफ्यूजन, लेकिन ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है क्या वहां पे कोई गैस इन्वॉल्व है? वो कह रहा है कि उस जो उसने ऊपर दिया हुआ है उसको देखते हुए विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन बाय दिस चेंज अकर, ये जो ऊपर वाला चेंज हो रहा है इसकी बात कर रहा है। तो पिल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है वो लिक्विड है, तो गैस तो कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे देखो चूज द बेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन के हवाले से तो बी सी डी तीनों सही है, लेकिन ऊपर जो काम होता हुआ दिख रहा है ना, उसमें कहीं टेम्परेचर चेंज नहीं किया उसने, ना ही कोई गैस इन्वॉल्व है, इसलिए बी और डी मैं नहीं लूंगा, सी लूंगा, सी बेस्ट एक्यूरेट आंसर है। ठीक है आगे, अच्छा क्वेश्चन 5 कोई पूछ रहा था दोबारा, क्वेश्चन 5 बाकी जा सकते हो। देखो क्वेश्चन 5 में उसने कहा है कि मीथेन गैस है, किन कंडीशंस पे वो सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो वॉल्यूम कम करने के लिए गैस का आप क्या कर सकते हो, प्रेशर बढ़ा दो, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा। तो जिन ऑप्शंस में प्रेशर ज्यादा है, जैसे इसमें ट्वाइस एटमॉस्फेरिक, तो उसमें वॉल्यूम कम होगा ना, ए और सी मैंने हटा दिया। और फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, हमें वॉल्यूम कम करना है, तो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो जिन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम किस में, 0 डिग्री सेल्सियस, और बी और डी में 0 और 30 में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कम है ना, तो बी बन गया उस हिसाब से। सही है, आगे बात समझ। नहीं मोहित, रात में नहीं है क्लास, अभी हो गई है। रात में तुम 2 पेपर खुद से करो, क्वेरीज हो तो पूछ लेना, कल करेंगे क्लास। सही है, जा सकते हो आप।